बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जब पछुआ हवा और फिर घने कोहरे से लोगों का हाल बेहाल है। अभी इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वह अब बहुत कम हो गया है। इस वजह से लोगों को रात के साथ साथ दिन में भी ठंड सता रही है। जब पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार आज 12 दिसंबर से जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, आसमान साफ होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही साथ घने कुहासे को लेकर के आज बिहार के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों की दिन की शुरुआत कोहरे की सफेद चादर से ढकी हुई है। इस वजह से विजिबिलिटी काफी बेहद कम है। इन सभी 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल सकती है, नहीं भी निकल सकती है। जी हाँ, वहीं पर आज बिहार में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, भागलपुर, लखीसराय, भोजपुर और कटिहार जिलों के भागों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की स्थिति जारी रहने का पूर्वानुमान है। दोस्तों बाजार में मिलावटी सामान खूब बिकता है, लेकिन अगर बात खाने पीने की हो तो फिर आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। नकली और मिलावटी उत्पाद खाने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय की बात करें तो फिर बाजार में नकली आलू बिकने लगा है। यह नकली आलू में खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जहाँ आलू एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजाना होता है। जहाँ अगर आप बाजार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आलू खरीदने जाते हैं तो फिर सावधान हो जाए। जहाँ एक नकली आलू आपको अच्छा आलू बता सकता है। ऐसा होने से रोकना चाहते हैं तो फिर आलू खरीदते समय इन सुझाव का पालन करें। इससे आप जान सकते हैं कि आलू असली है या नकली, क्योंकि बाजार में नकली आलू की भरमार हो गई है। जब अगर आप नकली आलू खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब आलू की जांच के बारे में अगर बात की जाए तो आप आलू के असली या फिर नकली होने का पता उसकी महक से लगा सकते हैं। जब असली आलू में प्राकृतिक सुगंध होगी और फिर नकली आलू में रासायनिक गंध होगी। आलू को केमिकल से संभालने पर भी केमिकल हाथों पर लग जाता है। जब असली आलू हाथों को खराब नहीं करता। वहीं पर नकली आलू को पानी में डुबाकर भी जांचा जा सकता है। असली आलू पानी में डूब जाते हैं, जबकि नकली आलू रसायन के कारण पानी में ही तैरते हैं। वहीं पर आलू को काट करके जांचा जा सकता है कि वह असली है या फिर नकली। केमिकल वाले आलू अंदर और फिर बाहर से अलग दिखते हैं, यानी कि काटने के बाद आलू के अंदरूनी हिस्से में 2 रंग नजर आएंगे। इस हिसाब से आप पता करेंगे कि असली आलू है या नकली आलू है। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में होने वाले जमीन रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े को रोक लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आप सभी को बता दें कि बिहार सरकार बिहार में होने वाली जमीन रजिस्ट्री पर हर दीपावली पर रोक लगाने के लिए अब जमीन या फिर प्लॉट का बिक्री करने से पहले रजिस्टर कार्यालय में जमीन अपलोड का रिकॉर्ड में आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया जिले के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 1000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 377 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस राशि की मांग की है। उन्होंने ये सहायता राशि कोसी सीमांचल क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और फिर अन्य बुनियादी ढांचों की मरम्मत के लिए मांगी है। सांसद पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कोसी सीमांचल क्षेत्र खास करके पूर्णिया जिला हर साल सप्त कोसी नदी और फिर उसकी सहायक नदियों की बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। जब बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान होता है और फिर जिले का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार यानी कि 10 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से दिल्ली में उनके ऑफिस में मुलाकात की, जब उनके साथ महाराष्ट्र के मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी और फिर AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके साफ साफ किया है कि वे केंद्रीय मंत्री से क्यों मिलने गए थे। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि मालेगांव के पावरलूम लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है, जहां हम टेक्सटाइल मंत्री से इसी सिलसिले में मिलने गए
गए थे, हमारे घर में हो रही दावत का न्योता देने नहीं गए थे। जब एक सांसद के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम आदमी के मसले उठाऊं। इस दौरान उन्होंने एक पोस्ट का जवाब देते हुए पूछा कि सिर्फ जनेऊधारी को ही सांसद और मंत्री बनने का हक है। इससे पहले गिरिराज सिंह से मुलाकात पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर के उन्हें मालेगांव के पावरलूम उद्योग की समस्याओं के बारे में जानकारी दी है, जिसमें 5 लाख यूनिट शामिल है। जब प्रतिनिधिमंडल के में मालेगांव विधायक मुफ्ती इस्माइल गासमी, AIMIM महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील और फिर एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद शामिल थे। असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आश्वासन दिया है कि वे समस्याओं पर गौर करेंगे और फिर उसके समाधान का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ओवैसी और उनकी टीम ने कपड़ा मंत्रालय के कार्यालय का दौरा किया और बुनकरों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मोदी सरकार में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। जो लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं, वे भारत को समृद्ध और फिर प्रगतिशील बनाएंगे और फिर मोदी सरकार उन सभी के कल्याण के लिए खड़ी है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने पर बिजली कटने का अब टेंशन नहीं रहा। जब बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को रिचार्ज मामले में बड़ी राहत दे दी है। जब लोगों में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी थी कि बैलेंस खत्म होते ही घर या फिर संस्थान की बिजली कट जाती है और तकनीकी कारणों से रिचार्ज भी नहीं होता रहता है। जी हाँ, उपभोक्ताओं में बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए बिजली कंपनियों ने अपनी नीतियों में बदलाव करने का काम शुरू कर दिया। बिजली कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब बैलेंस खत्म होते ही बिजली नहीं कटेगी। इतना ही नहीं, मीटर में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आ गई है तो फिर उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। बैलेंस माइनस में जाने के बाद भी बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए लोगों को बस 20 से 25 सेकंड तक स्मार्ट मीटर का सबमिट बटन दबाना होगा। इससे 3 दिनों तक आपके घरों की बिजली नहीं कटेगी। जब कंपनी ने गणेश की इस सुविधा को बहाल कर दिया है, 3 दिनों की अवधि में आपको मीटर रिचार्ज कर लेना होगा। 3 दिनों के बाद अगर स्मार्ट मीटर में रिचार्ज नहीं किया गया तो फिर आपके घरों की बिजली काट दी जाएगी। दोस्तों, पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट। सर्च इंजन की एयर इन सर्च 2024 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली रेसलर है। दूसरे नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत में दूसरे नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जो जनवरी में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में फिर से शामिल हो गए। वहीं पर तीसरे स्थान पर चिराग पासवान। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जो भाजपा के सहयोगी भी हैं, तीसरे स्थान पर रहे। पूर्व अभिनेता पासवान चिराग पासवान अब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम का है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां पर महिला खिलाड़ियों के बीच किट बांटना था। मुख्यमंत्री ने ये किट का बैग उनके हाथ में ना देकर के उनके गले में पहना दिया। जी हाँ, वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के हाथ में किट का बैग ना देकर के बैग उनके गले में पहना रहे हैं। जो अधिकारी हैरान परेशान है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को इशारों से किसी तरह से रोका। वीडियो से साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बुजुर्ग अभिभावक की तरह अपना प्यार का प्रदर्शन करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। जब प्रेम से बेटियों के गले में किट का बैग पहना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो भावुकता में आकर के ऐसा किया, लेकिन विरोधी कहीं से इसे दूसरे रूप ना दे दे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत किया। उन्होंने तुरंत अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर दिया। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर के ऐसा बयान दिया कि सियासी तूफान मच गया। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार नैन सेकने के लिए जा रहे हैं। जाहिर है उनके द्वारा बेटियों के गले में किट बैग पहनाए जाने को विपक्ष तुल देने की कोशिश करेगा। दरअसल उम्र के साथ नीतीश कुमार के स्वभाव में बहुत बदलाव आया है। जब वे गाहे भगाए अपने प्रेम का इजहार कर देते हैं, भावनाओं में बह करके अपनी तारीफ सुन करके कभी प्रधानमंत्री का पैर छू लेते हैं तो कभी उम्र में बड़े लोगों का पैर छू लेते हैं। बीजेपी नेता RK सिन्हा के पैर छूने को लेकर भी विपक्ष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कभी किसी नेता का तो कभी किसी अधिकारी का पैर छूने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री का किसी का पैर छूना और फिर अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ करके काम के लिए मिन्नतें करना और किसी का पैर छू लेना मर्यादा के खिलाफ है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से पकड़ुआ विवाह का एक मामला सामने आया है। दरअसल नालंदा में युवक का अपहरण करके जबरदस्ती शादी करवा दी गई। वहीं पर जानकारी मिलने पर युवक के पिता ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मारपीट करके और दबाव डाल करके जबरन शादी कराई गई है। मामला रहुई थाना क्षेत्र के जगदनपुर गाँव से पकड़ुआ विवाह हुआ है, जहाँ पीड़ित युवक बिहार शरीफ कोर्ट में मुंशी के रूप में काम करता है। सोमवार की शाम ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। इसी दौरान सोहसराय हॉल्ट के पास से बंधक बना लिया गया।
गया और फिर जबरन जगदनपुर गांव ले गया, जहां पहले युवक के साथ मारपीट की गई और दबाव डाल करके उसकी जबरन शादी कर दी गई। पीड़ित युवक के पिता सुरेंद्र यादव ने रहुई थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच करके युवक को अपने कब्जे में ले लिया और इलाज के लिए रहुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले गया। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी करते हुए कहा कि कुछ शिक्षक विद्यालय के सुचारू संचालन में धोखाधड़ी कर रहे हैं, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इन शिक्षकों द्वारा बच्चों की उपस्थिति की फर्जी संख्या दिखाई जा रही है, जिसका पता विद्यालय के निरीक्षण रिपोर्ट से चला है। एसीएस ने इस पर खेद जताया है और कहा कि ये स्थिति गंभीर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो फिर ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि कई शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होने के बावजूद भी शिक्षण कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी जोर दिया और बताया है कि बिहार के हर प्रखंड में मोबाइल कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी ताकि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का अवसर मिल सके। सिद्धार्थ ने यह भी घोषणा की है कि बच्चों को उनके विद्यालय के पहले दिन ही किताबें, बैग और फिर यूनिफॉर्म मिल जाएगी और फिर इस योजना को अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया जाएगा और बच्चों को समय पर पोशाक राशि उपलब्ध न कराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे के बीच जो समस्याएं आ रही है उसे लगातार दूर किया जा रहा है। इस बीच जमीन सर्वे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। विभाग की ओर से इस संबंध में नई जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि रैली का रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है, लेकिन रैयत के पास भूमि पर स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है। जब कागजात के नाम पर सिर्फ लगान रसीद है, ऐसी स्थिति में सिर्फ उसी रसीद के आधार पर अधिकार अभिलेख या फिर खतियान बन जाएगा। रैयत का किसी भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तो फिर खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। साथ ही उस खेसरा के चौहद्दी में जमीन बिक्री, विनिमय या फिर निबंधित यानी कि रजिस्टर बंटवारे में स्वामित्वधारी का नाम भी अहम साक्ष्य माना जाएगा। ये भी स्वामित्व निर्धारित का आधार होगा। ये भी कहा गया है कि अगर किसी भूमि पर रैयत का सिर्फ दखल कब्जा है, दस्तावेज के साथ ना तो जमाबंदी कायम है और न ही लगान रसीद कट रही है, तो फिर खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा, लेकिन अवैध दखलकार का नाम अभियुक्त कॉलम में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, बिहार को केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 5,50,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देगी। इस संबंध में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मांग पत्र सौंपा। श्रवण कुमार के अनुरोध पर तत्काल पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को 5,50,000 अतिरिक्त लक्ष्य देने का भरोसा दिया है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 में कुल 7,93,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दूं कि मुलाकात के दौरान श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बिहार में संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों की ओर भी आकर्षित करके निराकरण की मांग की है। दोस्तों, बिहार में सहयोगी आरजेडी ने तकरार के बीच कांग्रेस के नेता शाहनवाज आलम ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी चाहेगी कि राज्य में यानी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर उसके 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाए, जिसमें से एक मुसलमान हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और फिर राज्य के सह पार्टी प्रभारी शाहनवाज आलम के इस बयान पर राजद ने आपत्ति जताई है, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल दलों जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और बीजेपी ने चुटकी ली है। फिलहाल बिहार का दौरा कर रहे शाहनवाज आलम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संकल्प है कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगली सरकार बनती है तो फिर हमारी पार्टी से 2 उप मुख्यमंत्री बननी चाहिए, जिसमें से एक मुस्लिम और दूसरा उच्च जातियों यानी कि सामान्य वर्ग से होना चाहिए। शाहनवाज आलम के बयान को खोया हुआ पारंपरिक जनाधार वापस लाने की कांग्रेस की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें दलित, मुसलमान और उच्च जाति वर्ग शामिल है। हालांकि ये बात राजद को पसंद नहीं आई, जिसे कांग्रेस का मुस्लिम जनाधार खिसकने से फायदा हुआ है। आपको बता दें कि पार्टी शाहनवाज आलम की हालिया टिप्पणी से विशेष रूप से नाराज है कि वे विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देते समय लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार सरकार ने अपनी नौकरियों की योजना का खुलासा किया है, जिसके तहत 2,34,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह भर्ती विभिन्न विभागों में होगी और फिर इसके लिए संबंधित विभागों को जल्द ही अधियाचना भेजी जाएगी। इसके अलावा अगले साल की पहली तिमाही में सरकारी सेवकों के 72,000 पद खाली होने की उम्मीद है। इन खाली पड़े पदों को भी भरने की ये तैयारी की जा रही है, जिसमें सरकार सेवाओं में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपको बता दूं कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की
पहली तिमाही में सरकारी सेवकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण विभिन्न विभागों में 72,000 पद खाली होने की संभावना है। इन खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय के आलोक में 2020 से 25 के बीच 10 लाख सरकारी नौकरियां और फिर 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं और फिर यह कदम उसी दिशा में एक अहम पहल है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया कदम उठाया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने तीसरी, 5वीं और फिर 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की स्थिति का मूल्यांकन किया और फिर पाया है कि उनका गणित और फिर पढ़ाई में सुधार की आवश्यकता है। यह खबर के अनुसार इस समस्या को हल करने के लिए शिक्षा विभाग ने 3 महीने के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत हर स्कूल में रोजाना 1 घंटे की स्पेशल रीडिंग और मैथ्स क्लास आयोजित की जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेहतर बनाने के लिए बिहार के सभी स्कूलों में ये योजना अगले 3 महीने तक चलेगी, जिसका उद्देश्य बच्चों के बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सुधारना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करना है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा के संबंध में दिए गए नैन सेकने वाले यानी कि आंख सेकने वाले बयान पर सियासत जारी है। आपको बता दें कि ये बयान देकर के लालू प्रसाद यादव हर तरफ से घेरे जा रहे हैं। अब सांसद संभावी चौधरी ने भी उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जब समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की सांसद संभावी चौधरी ने कहा कि एक नेता या फिर सांसद होने के नाते नहीं बल्कि बिहार की एक बेटी होने के नाते लालू प्रसाद यादव के बयान पर घेरना आती है। उन्होंने अपने बयान के जरिए महिला समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। जो नेता महिलाओं की समस्या को सुनता है वह उनकी नजर में आंख सेकने जाता है। जब संभावी चौधरी ने कहा है कि अगर आज कोई नेता महिलाओं के बीच जाकर के उनकी समस्या सुनना चाहते हैं तो उनसे संवाद करना चाहते हैं तो फिर क्या वे नैन सूख कर रहे हैं। आज बिहार की महिलाएं आगे बढ़कर के निडर होकर के बात करती है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद सत्ताधारी दल के नेता लगातार उन पर हमलावर हैं। दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति की CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पटना से लेकर के दिल्ली तक माफिया रवि भूषण और फिर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जहां जांच के दौरान ये पता चला है कि पहली बार बिहार में किसी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक लीज लाइन के माध्यम से नकल कराई गई थी। यह लीज लाइन एक हाई टेक्नोलॉजी आधारित इंटरनेट सेवा है जो कि जमीन के नीचे से ऑपरेट होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। जहाँ अब सवाल उठता है कि इस फर्जीवाड़े की तैयारी कितने दिनों से चली आ रही थी और इसमें और किन लोग शामिल हैं। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड रवि भूषण बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि रवि भूषण समेत अन्य मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पटना सहित कई स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले में अन्य लोगों की भी संलिप्तता की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से ट्रांसफर को लेकर के आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। जहां एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के अंदर अब तक 60,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। इसके बाद अब खबर है कि शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार के शिक्षकों को मन मुताबिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक दे दिया जाएगा। जहाँ उसके साथ ही शिक्षा करना और आवंटित स्कूल में अपना योगदान करेंगे। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि तबादले को लेकर के शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रही है। मन मुताबिक ट्रांसफर का लाभ लेने वाले शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जहां विभाग इसको लेकर के काफी गंभीर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षक ने जो विकल्प दिए हैं उसके आसपास ही उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। जहाँ विभाग चाहता है कि बिना तनाव के शिक्षक काम करे। शिक्षकों के तबादले को लेकर के विभाग बिल्कुल भी उदार रवैया अपनाएगा। इधर एक सवाल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि यदि कोई भी शिक्षक अररिया से कैमूर जाना चाहता है या फिर कैमूर से अररिया जाना चाहता है तो फिर हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोगों का जोर बच्चों के पढ़ाने पर है। जहां हम लोग चाहते हैं कि जहां शिक्षक जाते हैं वहां ठीक से बच्चों को पढ़ाएं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले छात्रों पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बेगूसराय जिले में 900 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने लोन लेने के बावजूद भी निर्धारित समय पर उनका भुगतान नहीं किया। खबर के अनुसार इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, लेकिन कई छात्रों ने शिक्षा पूरी करने के बाद ऋण की किस्तों का भुगतान नहीं किया है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सहायक प्रबंधक अजय कुमार राय के अनुसार 2016 से
2020 तक के बीच जिन छात्रों ने लोन लिया था उसमें से 2000 छात्र डिफॉल्टर हो गए हैं। जहां आपको बता दें कि इन छात्रों को 1 वर्ष के बाद उनकी किस्तें जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उनमें से कई ने इसका पालन नहीं किया है। इस कारण उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर जो छात्र बेरोजगार हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें राहत दी गई है और फिर उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लोन पर कुछ ढील दी गई है। हालांकि जो छात्र अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं उनके खिलाफ नीलामी तक की कार्रवाई की जा रही है। साल 2023 में 2514 छात्रों को लोन दिया गया और 2024 में 2642 छात्रों को लोन देने की योजना है। बेगूसराय जिला बिहार में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरा पटना जिला स्थान पर है। दोस्तों, बिहार में ईंट भट्टा संचालक पर का बड़ा एक्शन होने वाला है। जी आपको बता दूं कि सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में ईंट भट्टा संचालक के लिए ये काफी काम की खबर है। अब ईंट भट्टों की अनियमितताओं को लेकर के सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। समीक्षा बैठक में ये सामने आया है कि कई ईंट भट्टों ने ना तो समय पर टैक्स जमा किया है और न ही उसके पास इन्हें स्थापित करने और फिर संचालित करने की आवश्यक अनुमति है। अब ऐसे भट्टों को चिन्हित करके बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं पर इसके जाँच के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण को कहा गया है। इसके साथ ही बकाया राशि की वसूली और फिर राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बिहार में 6500 से अधिक ईंट भट्टे संचालित है, जिसमें से कई पर अनियमितताओं के आरोप है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ऐसे भट्टों को चिन्हित करके उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से इन भट्टों को जो कि बिना और CTO अनुमति के संचालन हो रहे हैं, विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, बकाया राशि की वसूली और फिर राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार में एक साल में निजी स्कूलों के 7 लाख से अधिक बच्चे गायब हो गए हैं। यानी कि बिहार में एक साल में प्राइवेट स्कूल के 7 लाख से भी अधिक बच्चे गायब हो चुके हैं। ई शिक्षा कोष पर आधार के साथ पहली बार निजी स्कूलों के बच्चों का रिकॉर्ड लिया गया है। इसने दोहरे नामांकन के साथ नामांकन फर्जीवाड़े समेत कई तरह की गड़बड़ियां की पोल खोल दी है। ई शिक्षा कोष पर डाले गए 2 साल के रिकॉर्ड से ये खुलासा हुआ है। एक साल में 31 लाख का आंकड़ा 23 लाख पर आया है। साल 2023-24 में बिहार के निजी स्कूलों में बच्चों का आंकड़ा 31 लाख 15 हजार था। वहीं पर 2024-25 में ई शिक्षा कोष पर आंकड़ा करीब 23 लाख बच्चों का आया है। हैरानी यह है कि न केवल एक साल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे गायब हो गए हैं, बल्कि जिन बच्चों की संख्या दी गई है उनमें भी 25% से अधिक बच्चे बिना आधार वाले हैं। जिन 23 लाख बच्चों की संख्या बिहार के 38 जिलों से दी गई है उनमें भी 6 लाख बच्चे बिना आधार के ही नामांकन वालों की सूची में है। ऐसे में इन बच्चों के दोहरे नामांकन का अंदेशा विभाग को है। दोहरे नामांकन और फिर नामांकन में फर्जीवाड़े रोकने में को ही विभाग ने आधार के साथ ही निजी स्कूलों को भी बच्चों की सूची ई शिक्षा कोष पर डालने का निर्देश दिया गया था। नवादा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों में 30 से 50 तक बच्चे कम हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में होने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में होंगे या रहेंगे। लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कहीं जेडीयू के साथ खेला ना हो जाए। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद जेडीयू को डर सताने लगा है। जब बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने दावा ठोका है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेंगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जमा खान से पूछा गया है कि महाराष्ट्र में पिछली सरकार में शिंदे के कम विधायक थे, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तब भी बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाया था। अब जब चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन शिंदे की जगह पार्टी ने अपना सीएम बनाया। क्या अगले चुनाव में यानी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में शिंदे जैसे हाल नीतीश का भी हो सकता है? इसका डर सता रहा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार सरकार काम कर रही है, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उधर बीजेपी ने स्टैंड क्लियर करते हुए नीतीश कुमार का ही समर्थन कर दिया है। जहां बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसकी जैसी समझ होगी उसकी वैसे ही बयान होगी। बिहार एनडीए में बड़ा और फिर छोटा भाई का कोई विषय नहीं है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के नारायणपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर दारोगा जी दूल्हा बनने वाले थे, 6 का हो चुका था
दहेज 32 लाख तय हुआ, लड़की वालों ने 12 लाख दे भी दिए। दुल्हा बनने वाले दारोगा जी ने जुबान से जो भी फरमाइश की वह पूरा हुआ। बुधवार को शादी होने वाली थी, लेकिन मंगलवार को सब कुछ बदल गया। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की में घटित हुई है, जहां वहां के रहने वाले और दूल्हा बनने वाले जनाब फर्जी दारोगा निकले। जब लड़की वालों ने हंगामा किया, जनप्रतिनिधि आए, पंचायत हुई, पैसे वापस करने की मांग पर अड़े रहे। लड़के के पिता ने लड़की वालों से मिले 12 लाख में से 4.5 लाख वापस किया। 1.5 लाख रुपए खर्च होने की बात कही, बाकी पैसे देने के लिए 20 दिन का समय मांगा। मामला शांत हुआ और फिर लड़की वाले वापस गए। लड़की वाले मधेपुरा जिले के एक गांव से आए थे। लड़की वालों ने ये राहत दी है कि वे पुलिस के पास नहीं गए। दोस्तों, इंडिया अलायंस की कमान किसके हाथ में होगा, इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज हो गई है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के बयान सामने आए हैं। इस बीच बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने भी एंट्री मार ली है। इन दिनों इंडिया गठबंधन की कमान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपने की चर्चा हो रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के नाम पर मुहर लगा दी है, तो वहीं पर दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर कहा कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव या फिर किसी और पार्टी में लोग ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2026 में ममता बनर्जी खुद चुनाव हारेगी, राहुल गांधी भी हारेंगे और फिर ममता बनर्जी भी हारेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है, लोग प्रधानमंत्री को वोट देना चाहते हैं और फिर उनका समर्थन भी करना चाहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा के भीतर खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में रेलवे से जुड़े हुए कामों को लेकर के सवाल जवाब हो रहे थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के साथ रेलवे से लेकर के सवाल पूछ रहे थे। सदन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देवी अपने सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान पप्पू यादव भी सवाल पूछने के लिए खड़े हुए थे। हालांकि वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। जहां लोकसभा के प्रश्नकाल में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद बिहार जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जो बंद कर दी गई है, वह एक भी नहीं चली। यह कनेक्टिविटी की बात भी रेल मंत्री करते हैं। बिहार का आधार पर्यटन का है, तो फिर आपसे कई बार मैंने इसको लेकर के आग्रह किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि उसके पहले पप्पू यादव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और रेल मंत्री से सवाल किया। आगे सांसद ने कहा कि मेरा आग्रह है कि रेल मंत्री जी बिहार के प्रति जितनी बातें कहते हैं, लेकिन पहला शिवहर और फिर सीतामढ़ी, दूसरा बोधगया, राजगीर और वैशाली पर्यटन स्थल को आप नहीं जोड़ पाए। पप्पू यादव के सवालों पर सदन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया और कहा कि जो सांसद विचार रख रहे हैं, उनके विचारों का हम स्वागत करते हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि बिहार में पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है वह ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज सालों से अटका हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। बिहार में काम की गति और बढ़ेगी। पप्पू यादव से अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सांसद से अनुरोध है कि काम में सहयोग करें। रेलवे के अच्छे जानकार हैं, उनके यहाँ रेलवे की फैक्ट्री भी है। आप रेलवे को लेकर के और अच्छे सुझाव दे सकते हैं। उन सुझावों को लेकर के काम करेंगे और फिर बिहार को मिलकर के बहुत ही मजबूत, सशक्त और समृद्ध बनाने का काम करेंगे। अब बिजली चोरी करने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली चोरी रोकने की रणनीति बनाकर के कार्य शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी ने औद्योगिक उपभोक्ता 3 माह से रिचार्ज नहीं कराने वाले स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता, बिजली कनेक्शन काटने के बाद आपूर्ति बहाल नहीं करने वाले, विवाह मंडल हॉल और फिर चावल मिल वाले उपभोक्ताओं को निशाने पर लिया है। बिजली कंपनी को सूचना मिली है कि चोरी की बिजली से बड़े पैमाने पर चावल कुटाई करने वाले मिल चलाए जा रहे हैं। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अंचल स्तर पर गठित एसटीएफ टीम को नियमित रूप से बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी करने और फिर परिवारों की जांच करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने इंटरमीडिएट पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाले 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना शुरू की है। इसके तहत योग्य युवाओं को रोजगार तलाशने में मदद के लिए हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करना है। जहाँ आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए और फिर उसने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं पास की हो। आवेदनकर्ता को किसी भी संस्थान
वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए नामांकित नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार का सरकारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या फिर शिक्षा ऋण नहीं लिया होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को सरकारी या फिर निजी क्षेत्र में रोजगार भी नहीं मिलना चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 12वीं के बाद का विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र और फिर बैंक खाता जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क है और फिर इसे गूगल प्ले स्टोर से युवा निश्चय ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अचानक मौतों में वृद्धि देखने को मिली, खास तौर पर युवाओं में। जब कोई खेलता हुआ, कोई डांस करते हुए, तो कोई कभी बैठे बैठे लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। हार्ट अटैक के चलते लोगों की जान जा रही है। ये इसके पीछे कोरोना वैक्सीन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने अब संसद में बताया है कि अचानक हो रही इन मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि कोरोना वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। इसके साथ ही रिसर्च में ये भी बताया गया है कि फिर आखिर वो कौन से कारण है, फैक्टर्स हैं जो लोगों की जान ले रही है और अचानक लोगों की मौत हो रही है। तो इसके 5 बड़े फैक्टर्स बताए गए हैं। नंबर 1, कोविड-19 के दौरान अस्पताल में भर्ती होना। नंबर 2, परिवार में पहले अचानक किसी की मृत्यु होना। नंबर 3, मौत से 48 घंटे पहले काफी शराब पीना। नंबर 4, मौत से 48 घंटे पहले शारीरिक गतिविधि करना, जिसमें जिम में एक्सरसाइज भी शामिल है। जी हाँ। नंबर 5, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स के चलते एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई है। दोस्तों, आशा नाम से पार्टी बनाने वाले आरसीपी सिंह ने जेडीयू के 2 नेताओं को एक टास्क दिया है। जहां तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव का नतीजा आने के बाद आरसीपी सिंह ने सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी की यहां हार हुई है। आरसीपी सिंह ने इसको लेकर के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और फिर ललन सिंह को निशाने पर लिया है। जहां आरसीपी सिंह ने मंगलवार को उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक्स पर लिखा है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में कमाल, इसे कहते हैं परिवर्तन। आखिर वंशीधर ब्रजवासी ने ठाकुर की सीट पर कब्जा कर ही लिया। वंशीधर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब देवेश जी और फिर ललन बाबू, आप दोनों पता करिए कि आपके उम्मीदवार को किस किस ने वोट नहीं दिया। या बयान मत दीजिए, लेकिन पता जरूर करिएगा। आपको बता दूं कि ऐसे तो विधान परिषद के स्नातक शिक्षक या फिर स्थानीय क्षेत्र पदाधिकारी के परिणाम से सरकार पर सीधा असर नहीं पड़ता है। हालांकि फिर भी इससे बहुत कुछ पता चलता है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सत्तारूढ़ और फिर विपक्ष दोनों गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन जीत निर्दलीय की हुई। किशनगंज में लुटेरी दुल्हन का अजब कारनामा सामने आया है। आपको बता दूं कि किशनगंज में लुटेरी दुल्हन बीजेपी नेता के 35 लाख रुपए लेकर के लूट करके फरार हो चुकी है। आपको बता दूं कि किशनगंज में एक शख्स ने विवाह रचाया, जिसके बाद दुल्हन लाखों रुपए का चूना लगा करके फरार हो गई। युवक को बाद में ऐसी सच्चाई पता चली, जिससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे कि आखिर वो कौन है लुटेरी दुल्हन, जिन्होंने बीजेपी नेता के साथ शादी करके 35 लाख लूट करके फरार हो गई है। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि ये लुटेरी दुल्हन तीसरी शादी कर ली है। जी हाँ, यानी कि पहले से शादीशुदा लुटेरी दुल्हन दूसरी शादी करके 35 लाख रुपए लूट करके बीजेपी नेता से फरार होने के बाद फिर से शादी कर ली है। मामला किशनगंज का है। यहाँ किशनगंज में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने यहाँ पर विवाह किया, जिसके बाद दुल्हन लाखों रुपए का चूना लगा करके फरार हो गई। युवक को बाद में ऐसी सच्चाई पता लगी, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दूं कि किशनगंज में जो मामला सामने आया है, उसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। एक नई नवेली दुल्हन शख्स को लगभग 35 लाख रुपए का चूना लगा करके फरार हो गई है। मामला उजागर होने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। जहां लुटेरी दुल्हन ने भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री राकेश गुप्ता को लाखों का चूना लगा दिया। यही नहीं, युवती ने बंगाल में दूसरे युवक से शादी भी कर ली। राकेश गुप्ता से पहले भी वे एक और शादी कर चुकी है। घटना की जानकारी जब लड़की के पति राकेश गुप्ता को मिली, तो फिर पीड़ित ने अपने ससुराल पहुंच करके हंगामा किया। जहां हंगामा देख करके मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक शहर के धर्मगंज निवासी राकेश गुप्ता ने बीते दिनों शहर के गंगा बाबू चौक निवासी इशिका से कोर्ट मैरिज की थी। जब गुप्ता ने बताया है कि उसने मंदिर में भी शादी की थी। इसके बाद धूमधाम से भोज का आयोजन भी किया गया था। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने पत्नी को रात में उसके घर रुकने नहीं दिया। जब गुप्ता ने बताया है कि शादी के एवज में ससुराल वालों को उसने जमीन के साथ साथ लाखों रुपए भी दिए। लगभग 35 लाख रुपए ससुराल वाले ले चुके हैं। अब अचानक से अब अपनी लड़की को गायब कर दिया है। राकेश ने बताया है कि इससे पहले भी बंगाल के कानकी में रहने वाले एक युवक को 9
9 महीने तक इन लोगों ने ठगने का काम किया है। जब पीड़ित राकेश ने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए, टाउन थाने में मामला दर्ज करा गया है। वहीं पर दूसरे पक्ष लड़की की मां ने भी बात की है। लड़की की मां ने बताया है कि राकेश गुप्ता से लड़की की शादी नहीं हुई थी बल्कि सगाई हुई थी। जब 6 दिसंबर को वह डॉक्टर से दवा लेने के लिए सिलीगुड़ी गई थी और वहां से वापस आने के बाद घर में बेटी नहीं मिली। मां ने राकेश गुप्ता से रुपए लेने की बात से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आरोपी दुल्हन की एक तस्वीर दूसरे लड़के के साथ तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे परिणय सूत्र में बंधी हुई नजर आ रही है। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिर समझा बुझा करके मामला शांत करवाया। जब बिहार पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद कुछ कहा जाएगा। जब वहीं पर इलाके में इस शादी को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। पूर्णिया से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर 8 साल के एक नाबालिग बच्ची के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी बहला फुसला करके घर से करीब 500 मीटर दूर ले जाकर के इस घिनौना कांड को अंजाम दिया है। आपको बता दूं कि इस कांड के बाद बच्ची जब घर पहुंची तो फिर घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। आपको बता दूं कि पूर्णिया में 8 साल के नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म हुआ है। लड़की नहीं बल्कि लड़के के साथ कुकर्म हुआ है। नाबालिग घर के पास खेल रहा था। इसी बीच 14 साल का किशोर पीड़ित को बहला फुसला करके गाँव से 500 मीटर दूर बांस के बगीचे में ले गया। घटना के बाद किसी तरह पीड़ित अपने घर पहुंचा और फिर बेहोश हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए भवानीपुर अस्पताल ले गए। होश में आने के बाद लड़के ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र की है। जब परिजनों ने मामले की जानकारी भवानीपुर थाना की पुलिस को दी, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमार मुगरेश ने पीड़ित को स्वास्थ्य जाँच के लिए पूर्णिया GMCH भेज दिया। डॉक्टर मुगरेश ने कहा है कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में सूजन है। जब भवानीपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद SI मनोज कुमार शाह अस्पताल पहुंचे थे। नाबालिग की स्थिति को लेकर के डॉक्टरों से बात हुई है। आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में एक बार फिर से बिहार सरकार और खनन विभाग के अधिकारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने सीमांचल क्षेत्र जिसमें किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार शामिल है, उसमें खनन विभाग के कथित तानाशाही और गरीब किसानों पर लगाए जाने वाले बेबुनियाद जुर्माने को लेकर के नाराजगी जताई है। ये क्षेत्र बाढ़ और कटाव से हर साल प्रभावित होता है, जहाँ पर किसानों को अपनी निजी जमीन की मिट्टी को भरने या फिर उपयोग करने पर खनन विभाग द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि खनन विभाग की 2019 की नियमावली के अनुसार निजी कार्य के लिए अपनी जमीन की मिट्टी का उपयोग करने पर कोई भी रोक नहीं है। अख्तरुल ईमान का आरोप है कि खनन विभाग के इंस्पेक्टर और फिर अधिकारी गरीब किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं और फिर उस पर लाखों का जुर्माना थोप रहे हैं। जहां अख्तरुल ईमान ने प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल से मुलाकात करके इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करके किसानों का शोषण किया जा रहा है और अफसरों की मनमानी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल का ये इलाका आज भी अंग्रेजों के जमाने की तरह शोषण झेल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में गरीब किसानों और फिर मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे इन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल के किसानों और फिर मजदूरों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इन मामलों में जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ये मुद्दा सीमांचल क्षेत्र में खनन नियमों को लेकर के प्रशासन और फिर जनता के बीच टकराव को उजागर करता है। सीमांचल के गरीब और पिछड़े इलाके में ऐसी घटना वहाँ के विकास के लिए चिंता का विषय है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।